Hello students, so we go ahead as nucleus. तो अपन बात करने जा रहे हैं न्यूक्लियस की. Atomic physics, the study of atom is called atomic physics. The size of atom is 10 to the power minus 10 1 angstrom. कुछ बातें देखी थी अपन ने, and the most important is एटम इज ए क्वांटम एज वेल एज क्लासिकल सिस्टम. क्लासिकल सिस्टम का मतलब ये हुआ बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगा रहे होते हैं न्यूक्लियस के तो लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर वैलिड. क्लासिकल मैकेनिक्स इज वैलिड, राइट. जब वही इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करते हैं हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल और लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, लॉज ऑफ क्वांटम फिजिक्स आर वैलिड. तो आज ये सेकेंड लेक्चर है अपना डे 2 का, न्यूक्लियस. तो बात करने जा रहे हैं अपन न्यूक्लियर फिजिक्स की. न्यूक्लियर फिजिक्स सो बच्चे बहुत सिंपल है. सो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज योर न्यूक्लियर फिजिक्स. स्टडी ऑफ एटम इज एटॉमिक फिजिक्स. फोटॉन्स के बारे में अपन बात कर चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स में. तो आज अपन बात करेंगे न्यूक्लियस की. द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस इज 10 to the power minus 15 मीटर. ये ध्यान रखना है बच्चे. एंड दिस इज 1 फर्मी. नाउ 1 फर्मी इज 10 to the power minus 15 मीटर. छोटी छोटी बातें अपने को समझनी है. एटम कहते हैं साइज 10 to the power minus 10 1 एंगस्ट्रॉम. न्यूक्लियस कहते हैं साइज इज 10 to the power minus 15 मीटर. राइट स्टूडेंट्स. तो बात कर रहे हैं बच्चे न्यूक्लियस की. नेक्स्ट इज इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस. अब इसमें A जो है दिस इज मास नंबर, मास नंबर, एंड दिस Z इज एटॉमिक नंबर, Z इज एटॉमिक नंबर. और ये जो X देख रहे हैं दिस इज सिंबल फॉर एलिमेंट. सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियस. Okay, like for example we can write uranium 23892. This is just a representation. अपन ने represent किया. Like we can write helium He42. इस तरीके से लिख सकते हैं. तो this is just the representation part, कोई खास बात नहीं. So remember A is mass number, symbol for element, atomic number. इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट अपने को समझना है, कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं बच्चे उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं. जस्ट अ टर्मिनोलॉजी अपने को पता होना चाहिए. सो न्यूक्लियॉन्स बोले तो न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन. सो दैट इज द मीनिंग. न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं. और अपने को ये भी पता होना चाहिए प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर एंड न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस. ये सिंपल रिलेशनशिप है, हम सबको पता है. तो बात कर रहे हैं बच्चे अपन न्यूक्लियर फिजिक्स की. सो वी हैव स्टार्टेड लेक्चर 2 ऑफ डे 2 और यहां पर न्यूक्लियर फिजिक्स की बात की जा रही है, न्यूक्लियस की बात की जा रही है. द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस is called nuclear physics. The order of size of nucleus is 10 to the power minus 15, that is 1 Fermi. So this is how we represent it. And the constituent of nucleus उसको अपन न्यूक्लियॉन कहते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन. नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? इक्वल टू द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? Z से. एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी A minus Z. जस्ट बच्चे बार बार मैंने कहा है
फ्लो विद मी, नीट 32 ईयर्स एंड एम्स 26 ईयर्स। एक एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने का मतलब अगर रैंडमली आपसे 10 क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिए जाएं, आपको कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बाकी रेस्ट यू फ्लो विद मी, इतना आपने कर लिया, आई टेल यू योर स्कोर विल बी वेरी वेरी गुड। इसीलिए हमने इस प्रोग्राम का नाम रखा है स्कोर बूस्टर। आप अभी तक जिस लेवल पर भी परफॉर्म कर रहे थे, यू विल डेफिनेटली गो अप। ओके बच्चे, एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, रात के 1 बज रहे हैं, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। ये न्यूक्लियॉन्स की बात चली है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। कुछ एक टर्म्स होते हैं जो कि यूज होते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में, लाइक आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब होता है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये है सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, आइसोटोप्स। जैसे यूरेनियम 92, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, 235, 92, दूसरा यूरेनियम 238, 92, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। U क्या हो गया, सिंबल फॉर यूरेनियम। 92 क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, एंड 238 इज द मास नंबर। अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन विल बी 92 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन विल बी 238 माइनस 92, दैट विल बी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आइसोटोप्स। एक और टर्म है इसी से कनेक्टेड, आइसोबार। आइसोबार में उल्टा हो जाता है, सो इट इज सेम मास नंबर प्लस डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सो आइसोबार। एक और टर्म यहां पर है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, ये आइसो का मतलब बच्चे सेम होता है, सो सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, न्यूक्लियॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ nucleus. The order of size of atom 10 to the power minus 10, 1 angstrom. Okay, so moving to the most important part, बच्चे यहाँ पे अपने को समझना है, न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन is neutral and proton is positive charge. सबको पता है, कोई खास बात नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज स्लाइटली मोर मैसिव देन प्रोटॉन, slightly more massive than proton, right students, slightly more massive than proton, थोड़ा सा मास ज्यादा होता है। सो मास ऑफ प्रो न्यूट्रॉन इज मोर देन मास ऑफ प्रोटॉन, और ये इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है। ये बात अपने को मॉडर्न फिजिक्स में ध्यान रखनी है। अच्छा, एटॉमिक फिजिक्स में हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस को इग्नोर कर देते हैं, जो डिफरेंस है वो इग्नोर कर देते हैं, मोटा मोटा बराबर मान के चलते हैं। बट न्यूक्लियर फिजिक्स में इस डिफरेंस को हम इग्नोर नहीं करेंगे। सो न्यूक्लियर फिजिक्स में हम इस डिफरेंस की बात करेंगे। सो न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल, प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज स्लाइटली मोर मैसिव देन प्रोटॉन। सो दिस इज अबाउट न्यूट्रॉन, राइट स्टूडेंट्स? ओके, नाउ this is very important point. Neutron is an unstable particle. Neutron is an unstable particle. Neutron is an unstable particle. Unstable है, and it decays, decay करता है, and it decays like this. न्यूट्रॉन 1 0 से रिप्रेजेंट करेंगे, डिकेज इनटू प्रोटॉन 1 1, प्लस
इलेक्ट्रॉन प्लस एंटी न्यूट्रिनो। दिस इज वेरी वेरी फेमस इक्वेशन बच्चे, आपके टिप्स पे होनी चाहिए। सो वेरी वेरी फेमस न्यूक्लियर रिएक्शन, दिस इज टेकिंग प्लेस इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन बच्चे क्या कर रहा है, इट इज अनस्टेबल पार्टिकल। कैसे डिके कर रहा है, न्यूट्रॉन डिके कर रहा है प्रोटॉन में, एंड दिस इज योर इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज, इसको आप चाहें तो 0 0 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो का मतलब लाइक फोटोन, लाइक फोटोन। अब फोटोन के बारे में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा है, चार्जलेस मासलेस, इसीलिए इसको 0 0 से रिप्रेजेंट किया, चार्जलेस मासलेस। मॉडर्न फिजिक्स में मासलेस बोले तो रेस्ट मास 0। न्यूट्रॉन इज एन अनस्टेबल पार्टिकल एंड इट डिकेज लाइक दिस, न्यूट्रॉन डिकेइंग इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। राइट स्टूडेंट्स, ओके। नाउ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन स्टेबल है, प्रोटॉन is a stable particle, but inside nucleus it decays, and it is proton decaying into neutron, and this is positron, and this is neutrino 0 0. So this is your वेरी वेरी फेमस इक्वेशन। बच्चे ध्यान दें, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बात कर रहे हैं अपन न्यूक्लियर फिजिक्स की, ये फंडामेंटल पॉइंट्स हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। साइज का मुझे आइडिया होना चाहिए। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर। रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से करते हैं, एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर सेम होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ न्यूक्लियस, उन्हें न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मीन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल एंड इट इज स्लाइटली मैसिव। ये रिलेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से थोड़ा ज्यादा होता है, स्लाइटली मैसिव। और इलेक्ट्रॉन की बात करें उससे बहुत ज्यादा होता है, अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स। एटॉमिक फिजिक्स में अपन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मासेस के डिफरेंस को इग्नोर कर देते हैं और मोटा मोटा बराबर लेके चलते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में ऐसा नहीं है। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं दिमाग में ये दोनों रिएक्शन आनी चाहिए। न्यूट्रॉन इज एन अनस्टेबल पार्टिकल एंड इट डिकेज। ये स्कीम है बच्चे, इस तरीके से डिके करेगा। आप देख रहे हैं न्यूट्रॉन डिकेइंग टू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो की बात आई तो इसका सिंबल आप देख लें, इसके ऊपर बार लगा हुआ है 0 0। और इसको समझेंगे कैसे, फोटॉन। फोटॉन के बारे में बताया, चार्जलेस एंड मासलेस। प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर कैसे डिके करता है, लाइक दिस, प्रोटॉन 1 1 1 0, इट इज डिकेइंग इनटू। तो आप देख रहे हैं ये न्यूट्रिनो है, दिस इज न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो। एंड ऑफ कोर्स दिस इज पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। थोड़ा सा यहां पे ठहरेंगे। पार्टिकल, एंटी पार्टिकल, मैटर एंड एंटी मैटर। तो जैसे जो रिलेशनशिप कहते हैं इनके बीच में है, दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल जब मिलते हैं तो दे गेट डिस्ट्रॉयड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। इसको फिजिक्स में बोलते हैं पेयर एनिलेशन। मैटर और एंटी मैटर मिलेंगे तो व्हाट विल हैपन, द एंटायर मैटर विल बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो मैटर और एंटी मैटर मिले, all matter is converted into energy according to Einstein's equation, E is equal to delta mc square. The entire energy is released. इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे और इसको हम लोग बोलते हैं पेयर एनिलेशन एंड एनर्जी इज रिलीज। सिमिलरली न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो मिलेंगे, सो एनर्जी विल बी रिलीज। तो न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो की बात आती है तो दिमाग में क्या आएगा, दीज आर एंटी पार्टिकल्स। इनके बीच में रिलेशनशिप वही है जो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के बीच में है। तो मैटर एंटी मैटर, न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ऊपर बार ड्रॉ कर देते हैं।
बिल्कुल फोटोन की तरह, फॉर नीट एंड एम्स। लेकिन हकीकत ये है बच्चे, जो साइंटिफिक डेटा है वो ये कहता है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हैज सम रेस्ट मास, लेकिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में इसकी वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो अभी साइंटिफिक कम्युनिटी में कोई जनरल एग्रीमेंट नहीं है। बट फॉर नीट एंड एम्स, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो चार्ज लेस, मास लेस। करेक्ट, चार्ज लेस एंड मास लेस, बिल्कुल फोटोन की तरह ट्रीट करेंगे। वही रिलेशन E इज इक्वल टू पी सी, E इज इक्वल टू HF, जो भी अपन ने फोटोन के लिए सीखा है वो सारा का सारा न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो के लिए एप्लीकेबल होगा। सो आई रिपीट, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को आप बिल्कुल फोटोन की तरह ट्रीट करेंगे। चार्जलेस, मासलेस, रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? 0 0, चार्जलेस मासलेस, इसीलिए 0 0। और डिफरेंशिएट करने के लिए एंटी न्यूट्रिनो पे अपन ने बार लगा दी। मैटर एंटी मैटर, पार्टिकल एंटी पार्टिकल, तो न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल हो गए। अब आप जरा ध्यान से देखो बच्चे, ये रिएक्शन केवल और केवल न्यूक्लियस में होती है। ये रिएक्शन न्यूक्लियस में होती है क्योंकि आउटसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके नहीं कर सकता है। प्रोटॉन कैन नॉट कन्वर्ट इनटू मोर मैसिव पार्टिकल, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में ही इस तरीके से होता है, दैट इज इनसाइड न्यूक्लियस। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक चीज और बच्चे, ये जो दोनों रिएक्शंस हैं, दीज टू रिएक्शंस, इनकी जो वजह है दैट इज योर वीक फोर्सेस। सो दिस इज द रीजन, वीक फोर्सेस। और ये दोनों एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, पूरी फिजिक्स में 11th और 12th फिजिक्स में वीक फोर्स का यही एग्जाम्पल है और कोई एग्जाम्पल नहीं है। अपने को पता है 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, कौन कौन से? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स अपन अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स यानी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फोर्सेस, राइट। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में अभी बात करेंगे क्योंकि ये चैप्टर ही अपना नाम ही इसका न्यूक्लियर फिजिक्स, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियर फोर्स की बात करेंगे। लेकिन ये जो चौथा फोर्स है वीक फोर्स, इसको वीक इंटरेक्शन भी बोलते हैं, तो इसका यही एग्जाम्पल है, बाकी और कोई एग्जाम्पल अपने सिलेबस में नहीं है, राइट। सो दिस इज द बेसिक बैकग्राउंड ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। हर बच्चे को ये बात पता होनी चाहिए। बच्चे ध्यान रखना, प्रोटॉन स्टेबल पार्टिकल है और ये रिएक्शन केवल और केवल इनसाइड न्यूक्लियस होती है। न्यूट्रॉन इज एन अनस्टेबल पार्टिकल, चाहे न्यूक्लियस के अंदर हो चाहे न्यूक्लियस के बाहर हो, वो इस तरीके से डिके करता है। ये दोनों रिएक्शन आपके टिप्स पे और प्रिंटेड होनी चाहिए, राइट स्टूडेंट। ओके बच्चे, तो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। तो हैविंग टॉक्ड अबाउट फंडामेंटल पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यूक्लियस, थोड़ी सी और बातें करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। एटम्स के बारे में अपन ने डिटेल में बात की एंड स्पेसिफिकली अपन ने बोर्स एटॉमिक मॉडल की बात की। बोर्स एटॉमिक मॉडल वाज वेरी वेरी सक्सेसफुल मॉडल फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए इट वाज नॉट वैलिड। ओके बच्चे, तो बात कर रहे हैं अपन प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस। वेल स्टूडेंट, सो विल टेक अप फर्स्ट प्रॉपर्टी, चार्ज। तो बच्चे हम सबको पता है न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो कोई खास बात नहीं है। दिस इज प्लस ZE, सो दिस इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस। दूसरी बात अपन कर रहे हैं साइज की यहां पर। तो जो रेडियस है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, सो R इज इक्वल टू R0 8 to the power 1/3। ये बच्चे रिलेशन है, ये फॉर्मूला है, आपको ध्यान रखना है। इस पे एम्स में भी क्वेश्चंस पूछे गए, नीट में भी क्वेश्चंस पूछे गए, पूछे जाते रहेंगे। सो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और R0 एक कांस्टेंट है, वैल्यू है 1.2 फर्मी, और अपने को पता है 1 फर्मी इज 10 to the power -15 मीटर, 1 फर्मी। तो रेडियस जो होता है न्यूक्लियस का, इट इज इक्वल टू R0 8 to the power 1/3। ए क्या है? मास नंबर। ओके, थर्ड पॉइंट,
and it is nuclear density. न्यूक्लियर डेंसिटी, अब ये बहुत ही यूनिक है बच्चे. न्यूक्लियर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब होता है, सो अपन लिखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर डेंसिटी. राइट स्टूडेंट्स, अब आप देखो इसमें कुछ बातें बड़ी खास हैं रिगार्डिंग न्यूक्लियर डेंसिटी. चार्ट समझ में आ गया, बहुत सिंपल है. रेडियस, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, R इज इक्वल टू R0 A⁴ न्यूक्लियर डेंसिटी. राइट, तो अगर मैं न्यूक्लियर डेंसिटी को लिखने की कोशिश करूं तो देखो क्या मिलेगा. मास ऑफ न्यूक्लियस का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, ये अपन ने लिखा, इनटू Z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन A माइनस Z अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई R क्यूब. ऐसे लिखेंगे. ओके, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लोर करते हैं तो आप देखेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में जो थोड़ा सा मास डिफरेंस है उसे हम इग्नोर कर सकते हैं और लिख सकते हैं मास ऑफ प्रोटॉन इनटू A, और ये हो जाएगा बच्चे 4/3 पाई R0 क्यूब A. ये देखो R की वैल्यू मैंने पुट कर दी. R की वैल्यू क्या पुट की, R0 A⁴ 1/3. ये कैंसिल आउट हो गया एंड दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर क्यूबिक मीटर. बहुत ही खास वैल्यू है. बात कर रहे हैं अपन न्यूक्लियर डेंसिटी की. अब बच्चे आप देखो ये दो बातें यहां समझ में आई जो आपको समझना है रिगार्डिंग न्यूक्लियर डेंसिटी. पहली चीज तो इट इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई. इट इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई. न्यूक्लियस किसी भी एलिमेंट का हो, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, यूरेनियम, थोरियम, एनी न्यूक्लियस, आप देख रहे हैं ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है. इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू आ रही है अप्रोक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17. and B point which is very very striking, it is of order of black hole density. Black hole density, it is of order of black hole density. न्यूक्लियस की डेंसिटी का जो ऑर्डर है वो ब्लैक होल डेंसिटी है. ये नॉर्मल फिगर नहीं है 10⁻17. अब अगर मैं आपको आइडिया दूं डेंसिटी ऑफ वाटर, तो डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻3 kg पर क्यूबिक मीटर. राइट स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपको डेंसिटी ऑफ स्टील, तो इट इज अराउंड 8 इंटू 10⁻3 kg पर क्यूबिक मीटर. यानी हमारे चारों तरफ जो मटेरियल है, सीमेंट हो गया, वुड हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, जो भी कुछ हमारे आसपास है, उसकी डेंसिटी का ऑर्डर देखो 10⁻3, और अपन बात कर रहे हैं 10⁻17. इट इज अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू. आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं. तो ये ब्लैक होल की डेंसिटी है, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन. तो न्यूक्लियर डेंसिटी के साथ दो बातें खास हो गई, सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई एंड इट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ ब्लैक होल डेंसिटी. राइट बच्चे, याद रहेगा. ओके, कमिंग टू द फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड दिस इज न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स. तो नथिंग बिग, इसको आप ऐसे समझेंगे, न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स. जैसे एटॉमिक एनर्जी लेवल, एटम के क्वांटम स्टेट्स, एटॉमिक क्वांटम स्टेट्स, एंड सिमिलरली न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स, न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स. सो नथिंग बिग बच्चे, बिल्कुल सिमिलर है. जैसे एटम एग्जिस्ट इन वेरियस एनर्जी लेवल्स, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी इट एग्जिस्ट इन वेरियस एनर्जी लेवल्स. और वो जो एनर्जी लेवल है उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स. एटम के एनर्जी लेवल्स को क्या बोलते हैं, एटॉमिक क्वांटम स्टेट्स. ध्यान क्या रखना है, these are of order of million electron volt. These are of order of million electron volt. जबकि एटम के जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक हो सकते हैं, डिपेंड करेगा एटॉमिक नंबर पर. तो आई रिपीट बच्चे, एटम के जो एनर्जी लेवल्स हैं
उनको अपन बोलते हैं एटॉमिक क्वांटम स्टेट्स। न्यूक्लियस के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको बोलते हैं न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स। बहुत सिमिलरिटी है, जिस तरीके से एटम डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट कर सकता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस भी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स में एग्जिस्ट कर सकता है, और उन एनर्जी लेवल्स को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स। ध्यान ये रखना है, सारे न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि एटम में कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिफ्थ इज न्यूक्लियर स्पिन। न्यूक्लियर स्पिन, इसमें बच्चे बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बट स्पिन कहते ही टोटल एंगुलर मोमेंटम। सो टोटल एंगुलर momentum of nucleons. Total angular momentum of nucleons. Total angular momentum of nucleons, that is spin. Angular momentum अपने को पता है, it is a vector quantity। और अगर ये न्यूक्लियस है बच्चे, इसके अंदर जो न्यूक्लियॉन्स हैं, से दिस इज योर सिस्टम जिसको अपन ने नाम दिया है न्यूक्लियस, और इसके कॉन्स्टिट्यूएंट को अपन न्यूक्लियॉन्स कह रहे हैं। न्यूक्लियॉन्स कहते ही दिमाग में क्या बात आती है? न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। और ये जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है आपके, सपोज दिस इज वन न्यूक्लियॉन, तो ये अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, प्लस इट इज रिवॉल्विंग। मोटे तौर पे, नॉट एग्जैक्टली, जैसे अपन ने देखा अर्थ है, ये अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, प्लस सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो मोटे तौर पे जो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर, ये रिवॉल्व और रोटेट कर रहे हैं, तो देयर विल बी एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम रिवॉल्यूशन की वजह से, एंगुलर मोमेंटम रोटेशन की वजह से। बहुत डिटेल की जरूरत नहीं बच्चे। न्यूक्लियर स्पिन कहते ही दिमाग में क्या जाएगा? टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको अपन न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं। मोटे तौर पर ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, इनका मोशन कुछ वैसे ही है, अर्थ की तरह रिवॉल्व भी कर रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं, राइट। सो ये प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियस हो गई, दैट इज चार्ज, Q इज इक्वल टू प्लस जेड ई। साइज की बात करेंगे तो रेडियस अपन लिखेंगे बच्चे आर नॉट इज आर नॉट ए टू द पावर 3। आर नॉट की वैल्यू ध्यान रखेंगे, दिस इज 1.2 फर्मी एंड 1 फर्मी इज 10 टू द पावर -15। न्यूक्लियर डेंसिटी, यहां पर ध्यान दें, इट इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल। न्यूक्लियर डेंसिटी में हमने दो खास बातें देखी, इट इज सेम फॉर ऑल न्यूक्लियाई, सभी के लिए सेम है। और दूसरा द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर डेंसिटी, उसका ऑर्डर बच्चे वही है जो ब्लैक होल डेंसिटी है। ब्लैक होल डेंसिटी बहुत हाई है, ये रहा ब्लैक होल्स 10 टू द पावर 7, और नॉर्मल डेंसिटी क्या है? 10 टू द पावर 3। ये जो मटेरियल अपने चारों तरफ है, तो दोनों को जब साथ देखेंगे तब समझ में आता है कि माय गॉड दिस इज अ वेरी हाई वैल्यू, बहुत ज्यादा है, ठीक है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट्स, न्यूक्लियस एनर्जी लेवल, ऑर्डर क्या है? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। एंड न्यूक्लियर स्पिन कहते हैं दिमाग में क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। ओके, सो बिफोर वी मूव इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, कुछ एक खास बातें और है बच्चे, उनको देख लेते हैं। तो उनको मैं कहता हूं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो राइट नाउ इट इज लेक्चर 2 ऑफ डे 2। आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं मेरे सभी बच्चों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स के वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लिया है, और जो एक बेसिक प्रैक्टिस मटेरियल मैंने बोला है उसको प्लीज सिंसियरली करें, एंड रेस्ट आई विल टेक केयर, जस्ट फॉलो मी। ओके, सो यहां पे बच्चे कुछ और खास बातें अपन लिखने जा रहे हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, सबसे पहला एक इंफॉर्मेशन है, वो अपने को ध्यान रखना है, बार बार यूज होगी। मिलियन इज सेम एज मेगा एंड दिस विल बी 10 टू द पावर 6। सिमिलरली बिलियन will be giga
एंड दिस विल बी 10 to the power 9. तो नथिंग बिग बच्चे, ये पता होना चाहिए अपने को, ठीक है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स में ये वर्ड मिलियन, बिलियन और मेगा, गीगा यूज होते हैं। सेकेंड पॉइंट जो अपने को ध्यान देना है, न्यूक्लियस इज अ क्वांटम सिस्टम। क्वांटम सिस्टम, न्यूक्लियस इज अ क्वांटम सिस्टम। आपको बताया था एटम इज अ क्वांटम सिस्टम एज वेल एज क्लासिकल सिस्टम। कभी क्लासिकल सिस्टम की तरह बिहेव करता है और कभी क्वांटम सिस्टम की तरह बिहेव करता है। न्यूक्लियस में नॉर्मल फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते, क्लासिकल फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल नहीं होते हैं। न्यूक्लियस में क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई करते हैं, सो इट इज अ क्वांटम सिस्टम। ओके, थर्ड पॉइंट जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि न्यूक्लियस जब भी एक्साइट और डी एक्साइट होगा, एटम भी बच्चे एक्साइट और डी एक्साइट होता है तो अपने को रेडिएशंस मिलते हैं। अपन ने देखा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल। ओके, तो बात कर रहे हैं बच्चे न्यूक्लियस के एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन की। सो वेन एवर अ न्यूक्लियस इज एक्साइटेड and de-excited, we always get gamma rays. This is important. We always get gamma rays. न्यूक्लियस जब भी एक्साइट डी एक्साइट होगा हमेशा गामा रेज मिलेंगे। अभी अभी अपन ने बात की न्यूक्लियर एनर्जी लेवल्स मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो न्यूक्लियस जब भी एक्साइट डी एक्साइट होगा वी ऑलवेज गेट गामा रेज। यहीं पर एक पॉइंट अपने को कंपैरिजन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं यहां पे लिख रहा हूं बच्चे। इन केस ऑफ एटॉमिक डी एक्साइटेशन, atomic de-excitation, we can get anything, we can get anything बच्चे। अगर एटॉमिक डी एक्साइटेशन हो रहा है वी कैन गेट एनीथिंग, मतलब अल्ट्रावायलेट मिल सकता है अपने को, विजिबल रेडिएशन मिल सकता है अपने को, इंफ्रारेड मिल सकता है एंड एक्सरेज अपने को मिल सकती हैं, कुछ भी मिल सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जब भी न्यूक्लियस एक्साइट और डी एक्साइट होगा हमेशा गामा रेज मिलेंगी। द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियर क्वांटम स्टेट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख रहे हैं ये लोअर एटॉमिक नंबर, आप देखेंगे लोअर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, लोअर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। और ये जो आपको एक्सरे मिलती हैं, एक्सरे मिलती हैं हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, दैट इज योर एक्स रेज, हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। मॉलिब्डेनम ले लो बच्चे, टंगस्टन ले लो, जिरकॉनियम ले लो एंड सो ऑन, हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आई रिपीट, आप इसको ध्यान से सुने। एटम एक्साइट डी एक्साइट होता है, न्यूक्लियस भी एक्साइट और डी एक्साइट होगा। न्यूक्लियस जब भी डी एक्साइट होगा आपको हमेशा गामा रेज मिलेंगे। एटम जब भी एक्साइट डी एक्साइट होगा तो कुछ भी मिल सकता है, अल्ट्रावायलेट हो सकता है, विजिबल हो सकता है, और इट कैन बी एक्स रेज। एक्स रेज कब मिलेगा इस चीज का ध्यान रखें, एक्सरे मिलेगा हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स। अब आप देखो ये एक्सरे और गामा रेज, ठीक है, ये दोनों सेम होते हैं, ठीक है, दीज आर सेम, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, पेनिट्रेटिंग पावर, प्रॉपर्टीज सेम। सो बट डिफरेंस किस चीज का है, डिफरेंस इज ऑफ ओरिजिन, डिफरेंस इज ऑफ ओरिजिन। गामा रेज कहां से आती है, न्यूक्लियस से। एक्स रेज कहां से आती है, एटम से। सो गामा रेज न्यूक्लियर ओरिजिन की हो गई और एक्स रेज बच्चे कहां से हो गई, वो हो गई आपकी एटॉमिक ओरिजिन की हो गई। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो इनको आप देख लें। सो लेट्स क्विकली ब्रश अप। सो बात कर रहे हैं बच्चे यहाँ पे मिलियन, बिलियन, ये टर्म्स हैं, यूज होते हैं
मिलियन यानी मेगा 10 टू द पावर 6, बिलियन यानी गीगा 10 टू द पावर 9। न्यूक्लियस इज अ क्वांटम सिस्टम। आपको बताया था दो तरीके की फिजिक्स होती है, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में या तो अपन पार्टिकल नेचर की बात करेंगे या वेव नेचर की बात करेंगे। क्वांटम फिजिक्स में क्या होता है, दोनों को साथ लेके चलते हैं। क्वांटम फिजिक्स को में हम जब सॉल्व करते हैं तो डुअल नेचर को लेके चलते हैं, क्लासिकल फिजिक्स में डुअल नेचर को नहीं लेके चलते हैं। तो इसका मतलब क्वांटम फिजिक्स का सॉल्यूशन इज मोर एक्यूरेट, क्योंकि अपने को पता है मैटर हैज डुअल नेचर, रेडिएशन हैज डुअल नेचर। ओके, सो न्यूक्लियस इज अ क्वांटम सिस्टम। एटम जबकि क्या है, क्वांटम एज वेल एज क्लासिकल सिस्टम। ओके, फिर अपन ने बात की न्यूक्लियस जब भी एक्साइट और डी एक्साइट होगा, सो इट इज ऑलवेज गामा रेज। राइट स्टूडेंट्स, फिर अपन ने बात की एटॉमिक डी एक्साइटेशन जब भी होगा तो अपने को कुछ भी मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट। लोअर एटॉमिक नंबर हुए तो ये सब मिलेगा, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। और अगर हायर एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स हुए तो अपने को वहां पे एक्स रेज मिलेंगी। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एक्स रेज एंड गामा रेज। एक्स रेज गामा रेज अगर आ रही है तो आप पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम होगी, सेम पेनिट्रेटिंग पावर, सेम एनर्जी। लेकिन अगर न्यूक्लियस से आ रही है तो अपन उसको गामा रेज बोलेंगे, और अगर एटम से आ रहे हैं तो उसे हम एक्स रेज बोलेंगे। तो बच्चे बात चल रही है न्यूक्लियर फिजिक्स की। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। द ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस इज फर्मी 10 टू द पावर -15। वो रिएक्शन याद रखें, न्यूट्रॉन अनस्टेबल पार्टिकल है, डिकेज इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। प्रोटॉन इज अ स्टेबल पार्टिकल एंड इनसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन डिके करता है न्यूट्रॉन में, पॉजिट्रॉन में एंड न्यूट्रिनो। तो अपने को पता है कि न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो एंटी पार्टिकल है, चार्जलेस, मासलेस। फॉर नीट एंड एम्स अपन उनको चार्जलेस, मासलेस लेके चलेंगे। राइट स्टूडेंट्स, तो ये सब चीजें बेसिक बैकग्राउंड है न्यूक्लियर फिजिक्स के लिए, और चैप्टर बहुत आसान है। एक बार आपने मुझे ठीक से सुन लिया, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। राइट, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं। सो नाउ वी कैन टॉक अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, ओके, सो न्यूक्लियर फोर्स और न्यूक्लियर इंटरेक्शन। ओके, सो दिस इज responsible for nuclear stability. Nuclear stability. This is responsible for nuclear stability. अपने को पता है न्यूक्लियस बोले तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन आपस में क्या है, रिपेल कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। तो इस पूरे सिस्टम को एक साथ कैसे रखना पॉसिबल हुआ? तो वो जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए, उसी को अपन कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। इट इज वन ऑफ द बेसिक फोर्स बच्चे, फंडामेंटल फोर्स। इट इज वन ऑफ द बेसिक फोर्सेस। बताया था अभी अभी कि 4 फंडामेंटल फोर्सेस होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वीक फोर्स, इंटरेक्शन भी कह सकते हैं। राइट, सो इट्स वन ऑफ द बेसिक फोर्स एंड दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, strongest force in nature. They're very very important, and it is short range. It is short range, strongest basic force responsible for nuclear stability. Short range, that is outside nucleus. Outside nucleus, its value is negligible. Negligible. Outside nucleus its value is negligible. Short range. जबकि आपने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वो शॉर्ट रेंज नहीं होते हैं, फ्रॉम स्मॉल सेपरेशन टू लार्ज सेपरेशन वैलिड होते हैं, शॉर्ट रेंज फोर्स है। राइट स्टूडेंट, ओके, नाउ डज नॉट फॉलो inverse
स्क्वायर लॉ, इसका मतलब फोर्स इज नॉट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये रिलेशन वैलिड नहीं है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में फोर्स जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, न्यूक्लियर फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता है। जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लिकेटेड है, उसको मैं यहां नहीं लिख रहा हूं, उसकी जरूरत भी नहीं है, बट ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो नहीं करता है। ओके बच्चे, नाउ डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अपने को पता है ग्रेविटेशन जो है इट फॉलोज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी अपन ने पढ़ा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चार्ज बॉडीज कैसे बिहेव करती हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। ग्रेविटेशन में भी अपन ने पढ़ा बॉडीज कैसे बिहेव करती हैं बच्चे, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसी को अपन बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और मैकेनिकल वेव्स में भी पढ़ेंगे अपन, वेव्स जब मीडियम में ट्रेवल करती हैं तो कैसे बिहेव करती हैं, एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इसी को अपन कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। राइट स्टूडेंट्स, उसके बाद कहते हैं इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। और अपने को ध्यान क्या रखना है, अगर सेपरेशन इज लेस देन 0.8 फर्मी तो ये रिपल्सिव होता है, ज्यादा पास आने पे न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अगर सेपरेशन ज्यादा हुआ 0.8 फर्मी से तो न्यूक्लियॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। सो न्यूक्लियर फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, ये वैल्यू याद रखें बच्चे, 0.8 फर्मी। न्यूक्लियॉन्स के बीच में सेपरेशन 0.8 फर्मी से कम है तो रिपल्सिव, ज्यादा पास आ जाएंगे तो रिपल्शन। वेरिएशन अगर मैं दिखाना चाहूं, आर यहां पे सेपरेशन है फोर्स, सो दिस विल बी द ग्राफ, और ये जो आप देख रहे हैं दिस वैल्यू इज 0.8 फर्मी। ओके, देयर इज अनदर प्रॉपर्टी जो कि न्यूक्लियर फोर्स की है, कि जो जिनमें एंटी पैरेलल स्पिन्स हैं, लाइक दिस, दो न्यूक्लियॉन ले लिए एंटी पैरेलल वाले स्पिन्स हैं, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा होगा कंपेयर टू वो न्यूक्लियॉन्स जिनके स्पिन सेम हैं। सो दिस इज जस्ट अ फैक्ट, इसको याद रखेंगे बच्चे। सो आई कैन नॉट एक्सप्लेन मच, अपनी लिमिटेशंस हैं, बस इस चीज को ध्यान रखें। दो न्यूक्लियॉन है, उनकी एंटी पैरेलल स्पिन्स हैं, तो उनके बीच में फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन द पैरेलल स्पिन न्यूक्लियॉन्स। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि इट शोज प्रॉपर्टी of saturation, it shows property of saturation. Now this is something different, इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियॉन है, that is a nucleon interacts with neighboring nucleons ओनली। इसको ध्यान से देखें बच्चे, सैचुरेशन प्रॉपर्टी, जबकि ग्रेविटेशन में ऐसा नहीं है, सारी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, पास हो या दूर, सारी चार्ज बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, पास हो या दूर। ये जो सैचुरेशन प्रॉपर्टी है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, ये दोनों कनेक्टेड है, आप देख रहे हैं शॉर्ट रेंज है, तो इसका मतलब एक न्यूक्लियॉन से पास के न्यूक्लियॉन से इंटरेक्ट करेगा, जो न्यूक्लियॉन दूर है तो न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो दैट्स व्हाई every nucleon is not interacting with every nucleon, यानी a nucleon interacts with neighboring nucleons only. It shows property of saturation. सारे nucleons एक दूसरे से interact नहीं करते हैं, जबकि इस यूनिवर्स में सारी bodies एक दूसरे से interact करती हैं। So these are the properties of nuclear force
और ये सारी चीजें अपने टिप्स पे होनी चाहिए. सो लेट्स क्विकली ब्रश अप. सो बात कर रहे हैं बच्चे अपन न्यूक्लियर फोर्स. सो न्यूक्लियर फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, राइट. सो इट इज वन ऑफ द बेसिक फोर्स. इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर, शॉर्ट रेंज है, आउटसाइड न्यूक्लियस, इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल है, डजंट फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, डजंट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इट कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव. ये वैल्यू याद रखें, 0.8 फर्मी से सेपरेशन कम है तो इट इज रिपल्सिव, और इससे ज्यादा है तो अट्रैक्टिव है. अगेन दिस इज अ इंपॉर्टेंट फैक्ट. दो न्यूक्लियॉन्स जिनकी स्पिन्स एंटी पैरेलल हैं, अपोजिट हैं, उनके बीच में न्यूक्लियर फोर्स विल बी मोर देन न्यूक्लियॉन्स हैविंग पैरेलल स्पिन्स. एंड दिस इज इंटरेस्टिंग. इट शोज प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेशन, यानी एक न्यूक्लियॉन केवल आसपास के न्यूक्लियॉन से अट्रैक्ट करता है, दूर के न्यूक्लियॉन से बच्चे नहीं करता है. सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्शन को अपन लिखेंगे कैसे? बिल्कुल वैसे जैसे केमिकल रिएक्शन लिखते हैं. दैट इज A plus B gives C plus D and this is plus Q. तो वही टर्मिनोलॉजी है, इसको अपन रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्टेंट्स, और ये प्रोडक्ट्स. सो बात कर रहे हैं आज न्यूक्लियर रिएक्शन की. हाउ टू हैंडल न्यूक्लियर रिएक्शन, क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना. बात कर रहे हैं आज न्यूक्लियर रिएक्शन की. अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स. स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स. साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर, 1 फर्मी. ओके, तो A plus B gives C plus D plus Q. बिल्कुल केमिस्ट्री की लैंग्वेज है. केमिकल रिएक्शन तो दिमाग में ध्यान रखेंगे, केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू केमिकल रिएक्शन. थोड़े से डिफरेंसेस है उसको अपन देख लेंगे, यानी न्यूक्लियर रिएक्शन की हैंडलिंग बिल्कुल सिमिलर होगी. सो दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट. अगेन बिल्कुल केमिस्ट्री की तरह. अगर अपन ऐसा कहें Q, अगर ये Q पॉजिटिव है तो अपन बोलेंगे रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक. और अगर Q नेगेटिव है तो अपन बोलेंगे एंडोथर्मिक. लैंग्वेज बच्चे बिल्कुल वही है, न्यूक्लियर रिएक्शन. ओके, अब यहां पर ये जो Q है इसको अपन समटाइम्स वी रेफर्ड एज Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. तो अगर ये पॉजिटिव है तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, नेगेटिव है तो ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है, जैसे केमिस्ट्री में होता है. अब बेसिकली डिफरेंस क्या है केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में? ध्यान से देखें. इन न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियस टेक्स पार्ट, and in chemical reaction electrons take part. बस यही डिफरेंस है, बाकी हैंडलिंग में कोई डिफरेंस नहीं है. न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियस पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है. दूसरी बात, न्यूक्लियर एनर्जी और केमिकल एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. इनमें कोई डिफरेंस नहीं है. केमिकल एनर्जी, डिफरेंस किस बात का है? डिफरेंस इज ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली. सो यहां पर अपन लिखेंगे डिफरेंस इज ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली. मैग्नीट्यूड का डिफरेंस है. कैसे आप इसको समझे? ये जो Q वैल्यू है इसको अपन लिखेंगे डेल्टा mc स्क्वायर. वेरी फेमस इक्वेशन फ्रॉम आइंस्टीन. Q is equal to delta mc square. What is delta m over here? Mass defect of reaction. Mass defect of reaction. Mass defect of reaction का मतलब हो गया
मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, उसको अपन डेल्टा एम कह रहे हैं। तो जो न्यूक्लियर रिएक्शन या केमिकल न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब जिसमें न्यूक्लियस हिस्सा ले रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। केमिकल रिएक्शन का जिसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स एंड मेनली आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो बस इतना सा ही डिफरेंस है, हैंडलिंग सेम है, लैंग्वेज सेम है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट। तो E इज इक्वल टू mc²। तो जो एनर्जी रिलीज होगी, जो मास डिसअपियर हो गया, वो कहां गया, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। सो Q इज इक्वल टू डेल्टा mc²। अब होता गया है, अब ये जो Q वैल्यू है, अगर अपन इसकी बात करें, Q वैल्यू केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर डेल्टा एम की वैल्यू कम होती है, और न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, डेल्टा एम की वैल्यू ज्यादा होती है, एंड इट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर। ध्यान दो बच्चे, यहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर। केमिकल रिएक्शंस में जो एनर्जी का ऑर्डर होता है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं न्यूक्लियस में, तो मास लॉस कम होता है, डेल्टा एम की वैल्यू कम होती है। वही जब न्यूक्लियस, अपने को पता है न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में इज अ वेरी वेरी हैवी एंटिटी, ज्यादा मैसिव होता है, तो वहां पे डेल्टा एम की वैल्यू ज्यादा होगी, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, एंड इट इज मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल एक बहुत ही खास बात बताई थी, जब भी न्यूक्लियस एक्साइट और डी एक्साइट होगा, अपने को हमेशा गामा रेज मिलेंगी, और वही जब एटम एक्साइट डी एक्साइट होगा तो अपने को कुछ भी मिल सकता है। वो किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर पे। लोअर एटॉमिक नंबर हुए तो अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, विजिबल रेडिएशंस मिल जाएंगे। अगर हायर एटॉमिक नंबर हुए तो अपने को क्या मिल जाएगा, एक्स रेज और गामा रेज में कोई डिफरेंस नहीं है। एटम से आ रही तो एक्स रेज, न्यूक्लियस से आ रही तो गामा रेज। तो आप देखिए बच्चे, न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है उसका ऑर्डर है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है उसका ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसीलिए अपन ने क्या कहा, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। डिफरेंस किस चीज का, मैग्नीट्यूड। केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का ऑर्डर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी का ऑर्डर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ओके, अब ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इसको हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में प्रेजेंट करेंगे। है वही बच्चे, तरीका सब वही है। कैसे डिफरेंट वे में प्रेजेंट करेंगे, हम लिखेंगे इसको I प्लस T गिव्स अस P प्लस O प्लस Q। थोड़ा सा मैंने एक डिफरेंट वे में लिख दिया, लेकिन है वही। I क्या हो गया, इनकमिंग पार्टिकल। न्यूक्लियर रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, अक्सर क्या होता है, देयर इज ए टारगेट, और उस पे क्या करते हैं अपन, कुछ पार्टिकल्स बम्बार्ड करते हैं। सो यहां पे जो I है, सो दिस इज इनकमिंग पार्टिकल हो सकता है, और इट कैन बी रेडिएशन, T स्टैंड्स फॉर टारगेट, जिस पे अपन ने बम्बार्ड किया। P क्या हो गया, प्रोडक्ट न्यूक्लियस हो गया, सो दिस इज प्रोडक्ट न्यूक्लियस। O क्या हो गया, आउटगोइंग पार्टिकल या फिर रेडिएशन, प्रोडक्ट न्यूक्लियस। और कई बार ये जो है टारगेट को अपन बोल देते हैं पैरेंट न्यूक्लियस, और ये प्रोडक्ट न्यूक्लियस को कई बार अपन डॉटर न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। सो दिस इज पैरेंट न्यूक्लियस एंड दिस इज डॉटर न्यूक्लियस। तो ये वर्ड यूज कर लेते हैं, डॉटर न्यूक्लियस। तो लैंग्वेज बच्चे क्लियर होनी चाहिए। टारगेट, इसको पेरेंट न्यूक्लियस भी अपन कह देते हैं। ओके, तो यही है, इसको थोड़ा सा हमने डिफरेंट वे में लिख लिया। तो देयर इज अ टारगेट, उसको इनकमिंग पार्टिकल से बम्बार्ड किया, और पार्टिकल हो सकते हैं और रेडिएशन हो सकता है, तो वी गेट प्रोडक्ट प्लस आउटगोइंग पार्टिकल प्लस Q। अब इसी को हम शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, टारगेट को इधर लिखेंगे, इधर इनकमिंग पार्टिकल लिखेंगे, इधर आउटगोइंग पार्टिकल लिखेंगे, इधर प्रोडक्ट न्यूक्लियस लिखेंगे। सो दिस इज शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब जैसे बहुत ही फेमस न्यूक्लियर रिएक्शन है, मैं यहां पे ले रहा हूं
रदरफोर्ड ने कैरी आउट किया था। नाइट्रोजन को बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल बोले तो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम। तो जब आप नाइट्रोजन को बम्बार्ड कर रहे हो विद अल्फा पार्टिकल से, अल्फा पार्टिकल का मतलब He42, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड किया नाइट्रोजन, सो दिस इज 14 7। सो व्हाट वी गेट ऑक्सीजन and we get proton and of course Q, very famous nuclear reaction। नाइट्रोजन को बम्बार्ड किया by alpha particles, stream of alpha particle। आप देख रहे हैं बच्चे, ये अल्फा पार्टिकल, ये अपना I हो गया, बम्बार्डिंग पार्टिकल, और ये जो है दिस इज योर टारगेट न्यूक्लियस, नाइट्रोजन पे बम्बार्ड किया गया। ऑक्सीजन आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन इज अ प्रोडक्ट न्यूक्लियस, सो दिस इज आवर प्रोडक्ट न्यूक्लियस। और ये जो प्रोटॉन देख रहे हैं दिस इज आउटगोइंग पार्टिकल, आउटगोइंग पार्टिकल। तो अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखना चाहूं तो हाउ आई एम गोइंग टू राइट इट इन शॉर्ट। शॉर्ट में अपन इसको इस तरीके से लिखेंगे, यहां पर अपन लिखेंगे नाइट्रोजन 14 अल्फा पार्टिकल बम्बार्डिंग पार्टिकल है, प्रोटॉन आउटगोइंग पार्टिकल है, प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। ये ये शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन। तो ये बच्चे ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है कनेक्टेड विद न्यूक्लियर रिएक्शन। बिल्कुल वैसे ही हैंडल करना है जैसे केमिस्ट्री में आप हैंडल करते हैं। केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अंतर नहीं है। अंतर सिर्फ ये कि केमिकल रिएक्शन में थोड़ी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, न्यूक्लियर रिएक्शन में ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होती है। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी का ऑर्डर है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का ऑर्डर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस डेल्टा एम की वैल्यू न्यूक्लियर रिएक्शन में ज्यादा होगी और केमिकल रिएक्शन में कम होगी। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी, डिफरेंस इज ऑफ मैग्नीट्यूड ओनली। और ये हम न्यूक्लियर रिएक्शन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, I + T gives us P + O and Q, राइट स्टूडेंट्स। ओके, सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है न्यूक्लियर रिएक्शन का, रदरफोर्ड ने इसको कैरी आउट किया था और नाइट्रोजन को बम्बार्ड किया था अल्फा पार्टिकल पर। अब आप देखो यहाँ पे जो चेंजेस हैं ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, चेंजेस न्यूक्लियस के लेवल पर हो रहे हैं, इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं, वी कॉल इट न्यूक्लियर रिएक्शन। सो दिस वाज कैरीड बाय रदरफोर्ड। तो ये ध्यान दें, रदरफोर्ड ने दिस फेमस रिएक्शन वाज कैरीड बाय हिम, राइट स्टूडेंट्स। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने को जो समझना है वो है क्यू वैल्यू, राइट। तो अपन क्यू वैल्यू की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू वैल्यू कैसे हैंडल होगी और उसके डिफरेंट एक्सप्रेशंस क्या होंगे। बट बिफोर वी टॉक अबाउट क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, तो बेसिक पॉइंट्स आपको पता चल गया न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और फिजिक्स में हम न्यूक्लियर रिएक्शंस को हैंडल कैसे करते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो सम मोर पॉइंट्स ऑन न्यूक्लियर रिएक्शन, उनको अपन देख लेते हैं। सो आई पुट इट लाइक दिस। सो रिमार्क 1, रिमार्क 1 में अपन बात कर रहे हैं ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो इसमें कंजर्वेशन लॉज इन्वॉल्व हैं। सो conservation laws involved in nuclear reaction, conservation laws involved in nuclear reaction, तो बहुत सारे हैं। ओके, सबसे पहले है आप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स, ये इंपॉर्टेंट है। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होंगे, प्रोटॉन कंजर्व होगा जरूरी नहीं, न्यूट्रॉन कंजर्व होगा जरूरी नहीं, बट न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नंबर कंजर्व होगा। सो दिस इज कंजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियॉन्स। दूसरा बच्चे आपको ध्यान रखना है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज कंजर्व होगा,
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व होता है। एंड सिमिलरली कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, angular momentum, and then there is something called conservation of spin। और भी कई सारे लॉज होते हैं जो कंजर्व होते हैं, अपन उनको यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, बट अपने लिए क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व, स्पिन कंजर्व, चार्ज कंजर्व, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व। यहाँ पे मास कंजर्व नहीं होता। ऑफ कोर्स कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो अपन कह सकते हैं या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी में दोनों आ जाएंगे, एनर्जी प्लस मास, वो कंजर्व होता है। तो एनर्जी और मैटर दोनों ले लेंगे, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स में मास और एनर्जी को हम एक ही कंसेप्ट मान के चलते हैं। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्लस मास, अपन चाहे तो ऐसा कह लें। सो मास भी एनर्जी है और एनर्जी भी इन अ वे इट इज अ टाइप ऑफ मास। आपको बताया था जब एनर्जी कंडेंस हो जाती है तो उसको हम मास कहते हैं, और वही जब मास एक्सप्लोड होता है तो उसको हम कहते हैं एनर्जी कहते हैं। तो अपन ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे एनर्जी वैलिड है, राइट। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है बच्चे। और ये लॉज हैं जो कि कंजर्व्ड हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में। ओके, सो कमिंग टू द पॉइंट रिमार्क नंबर 2, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन में आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये जो लॉ अपन ने लिखे हैं स्पिन कंजर्वेशन, ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं डायरेक्ट अपने को नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है बच्चे कि अपने को I प्लस T डायरेक्ट P प्लस O प्लस Q नहीं मिलेगा, बीच में एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन proceed through unstable intermediate, अनस्टेबल इंटरमीडिएट, डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट और ये नहीं मिलेंगे। सो दे प्रोसीड थ्रू अनस्टेबल इंटरमीडिएट। जैसे अल्फा पार्टिकल प्लस नाइट्रोजन, अगर हम यहां पर देखें तो अपने को सबसे पहले जो इंटरमीडिएट मिलेगा वो ये है, यहां पे फ्लोरीन मिलेगा। सो दिस इज 18,9, दिस इज अनस्टेबल, और ये स्प्लिट हो जाता है किसमें, ऑक्सीजन 17,8 प्लस प्रोटॉन में। तो मेजॉरिटी न्यूक्लियर रिएक्शंस जो है दे प्रोसीड थ्रू फॉर्मेशन ऑफ अनस्टेबल इंटरमीडिएट। आपने टारगेट को बम्बार्ड किया इनकमिंग पार्टिकल से, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट और न्यूक्लियस और ये आउटगोइंग पार्टिकल अपने को नहीं मिलेगा। सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इन बिटवीन एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म होता है। तो ये जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था वेरी फेमस रदरफोर्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, नाइट्रोजन को बम्बार्ड किया अल्फा पार्टिकल से, तो इंटरमीडिएट जो बन रहा है, सो दिस इज योर अनस्टेबल इंटरमीडिएट। इससे ज्यादा बच्चे अपने को जानने की जरूरत नहीं है। तो बस ध्यान ये रखना है कि अपने को डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि टारगेट को बम्बार्ड किया इनकमिंग पार्टिकल से, डायरेक्ट अपने को P प्लस O मिल गया, राइट स्टूडेंट। सो दिस इज इन शॉर्ट अबाउट न्यूक्लियर रिएक्शन। Okay, so let's move to another point connecting a nuclear reaction, and it is
Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। इसको बच्चे थोड़ा ध्यान से देखें। अभी अभी अपन ने लिखा I प्लस टी गिव्स अस P प्लस O प्लस Q, तो इसको अपन Q वैल्यू कहते हैं। तो Q वैल्यू को लिखने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका अभी अभी अपन ने देखा डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम इज मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, इसको अपन ने बोल दिया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट। एक दूसरी डेफिनेशन है Q इज डेल्टा के ई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। Q इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, सबको पता है बच्चे, इस पे थोड़ा ध्यान दें। ये जो एनर्जी रिलीज होती है इस रिएक्शन में, जो एनर्जी रिलीज होती है वो प्रोडक्ट न्यूक्लियस और आउटगोइंग पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होती है। एंड देन देयर आफ्टर कोलिजन्स की वजह से दैट एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ हीट। बट प्राइमरीली जो एनर्जी यहाँ पे अवेलेबल है वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। तो ये Q वैल्यू की एक दूसरी डेफिनेशन हो गई, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसका मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग पार्टिकल प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट, ऐसा करके लिखेंगे। सो ये आप देख रहे हैं प्रोडक्ट, लैंग्वेज वही है बच्चे, और ये जो है दिस इज रिएक्टेंट्स। सो दिस इज द डेफिनेशन। यूजुअली क्या होता है, टारगेट इज एट रेस्ट। यूजुअली न्यूक्लियर रिएक्शन में तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ टारगेट विल बी जीरो। तो इसका मतलब ये हुआ Q वैल्यू हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ आउटगोइंग पार्टिकल माइनस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनकमिंग और बम्बार्डिंग पार्टिकल। ये है बच्चे। एक तीसरी डेफिनेशन है Q वैल्यू की न्यूक्लियर रिएक्शन में, अगर अपने को Q वैल्यू लिखना होगा, एंड दैट Q वैल्यू इज चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी। चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो क्वेश्चंस में कभी ये यूज करेंगे, कभी ये यूज करेंगे और कभी ये यूज करेंगे, Q वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। फोर्थ पॉइंट जो अपने को ध्यान देना है कि ये 1 AMU इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये न्यूमेरिकल में कन्वर्जन फैक्टर है। 1 AMU मास व्हेन इट कन्वर्ट्स इनटू एनर्जी, तो ये कहां से आया, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर 1 AMU। तो 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जब एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो अगर हम ये एक्सप्रेशन यूज करें E इज इक्वल टू mc स्क्वायर और डेल्टा mc स्क्वायर, तो एनर्जी इक्विवेलेंट अपने को मिलता है 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। कभी ये यूज करेंगे या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर चेंज इन बाइंडिंग एनर्जी, तो ये अपन यूज करेंगे, राइट स्टूडेंट्स। ओके, नाउ देयर इज समथिंग वेरी वेरी स्पेशल रिगार्डिंग दिस Q वैल्यू। यूजुअली अपन यूज करेंगे डेल्टा mc स्क्वायर। ओके, अब आप देखो यहां पर, सो दैट्स अ वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट। सो वेरी स्पेशल पॉइंट, देखें बच्चे इसको, ये कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, I प्लस T गिव्स यू P प्लस O प्लस Q। तो अभी अभी अपन ने देखा Q इज इक्वल टू डेल्टा mc स्क्वायर। एक्चुअली अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे न्यूक्लियस का मास यूज करना चाहिए। सो डेफिनेशन डिमांड करती है, डेफिनेशन डिमांड्स
that we should use nuclear masses. लेकिन अपने को जो डेटा दिया होगा वो एटॉमिक मासेस का दिया होगा, बट डेटा अवेलेबल इज ऑफ एटॉमिक मासेस. एटॉमिक मासेस बहुत ही खास बात है बच्चे, ध्यान से देखें. बट डेटा अवेलेबल इज ऑफ एटॉमिक मासेस. डेफिनेशन ये कहती है कि जब मैं डेल्टा एम कैलकुलेट करूं तो डेफिनेशन ये डिमांड करती है यहाँ पे जो मास डिफेक्ट निकालते वक्त मुझे न्यूक्लियर मासेस यूज करने हैं, लेकिन अपने पास जो साइंटिफिक डेटा अवेलेबल है, क्वेश्चन में आपको जो मासेस दिए होंगे वो एटॉमिक मासेस दिए होंगे. नाउ हाउ टू कैलकुलेट दिस थिंग. तो ये पाया गया है कि वी कैन यूज एटॉमिक मासेस इंस्टेड ऑफ न्यूक्लियर मासेस, एक्सेप्ट एक न्यूक्लियर रिएक्शन है एंड इट इज बीटा पॉजिटिव डिके. सो दैट्स द होल पॉइंट. दिस इज वन थिंग. And second point is we can use atomic masses instead of nuclear masses except in beta positive decay. ये बहुत ही एक्सेप्शन है, इसको ध्यान दें. जैसे अपन बात करें, एग्जांपल ले रहा हूं बच्चे, अल्फा डिके. अल्फा डिके की बात कर रहे हैं, अल्फा डिके की बात करते हैं. तो अल्फा डिके में कोई भी एलिमेंट ले लिया अपन ने, एक्स ए जेड, अल्फा डिके हुआ, अपने को कुछ मिला, वाई मिला, एंड दिस इज ए माइनस 4 जेड माइनस 2 प्लस ऑफ कोर्स अल्फा पार्टिकल प्लस क्यू. ये हो गया अल्फा डिके. अब यहां पे जो क्यू वैल्यू होगी तो क्यू अपन वैसे ही लिखेंगे डेल्टा एम सी स्क्वायर, और डेल्टा एम हो जाएगा यहां पर मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई. सिमिलरली अगर मैं बीटा डिके लेता हूं, बीटा नेगेटिव डिके लेता हूं, बीटा नेगेटिव डिके का मतलब ये हुआ एक्स ए जेड gives us y a z plus 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, प्लस बीटा पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन प्लस q. अगर मैं ऐसा लिखता हूं बीटा नेगेटिव डिके, तो यहां पर भी डेल्टा एम यही होगा बच्चे, दैट इज mx माइनस my. लेकिन अगर मैं बीटा पॉजिटिव डिके ले रहा हूं, ध्यान दें इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर मैं बीटा पॉजिटिव डिके ले रहा हूं, राइट, बीटा पॉजिटिव डिके, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, एक्स ए जेड और ये हो जाएगा वाई ए जेड माइनस 1, बीटा पॉजिटिव यानी पॉजिट्रॉन प्लस क्यू. इस तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन होगी, इस तरीके की न्यूक्लियर रिएक्शन होगी. तो यहां पर जब मैं डेल्टा एम लिखूंगा, इस चीज का बहुत ध्यान दें, डेल्टा एम यहां पर मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये बहुत ही स्पेशल है बच्चे, इस चीज का ध्यान दें. अपन बात कर रहे हैं क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन. किसकी बात कर रहे हैं, क्यू वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट. तो आप देखें डेल्टा एम, दिस इज वन डेफिनेशन. क्यू वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एम सी स्क्वायर. डेफिनेशन क्या डिमांड करती है, अपन क्या यूज करें, न्यूक्लियर मास यूज करें, ठीक है. बट डेटा अवेलेबल क्या, एटॉमिक मासेस का. दूसरी बात क्या निकल के कि हम एटॉमिक मासेस यूज कर सकते हैं सभी न्यूक्लियर रिएक्शन में. टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, केवल एक ही न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसका अपने को ध्यान रखना है, दैट इज एक्सेप्ट बीटा पॉजिटिव डिके. मैंने यहां पे क्या ले लिया, अल्फा डिके ले लिया. तो ये रहा पेरेंट न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस है, इस तरीके से अपन कह सकते हैं. तो यहाँ पे जब डेल्टा एम लिखेंगे तो सिंपली मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई. बीटा नेगेटिव डिके लिया तो यहां पर भी हो गया डेल्टा एम मास ऑफ एक्स माइनस मास ऑफ वाई. लेकिन अगर मैं बीटा पॉजिटिव डिके की बात कर रहा हूं बच्चे, तो बीटा पॉजिटिव डिके में आप देखेंगे डेल्टा एम क्या हो जाएगा, एम एक्स माइनस एम वाई माइनस 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो जब भी मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे बीटा
पॉजिटिव डिके में बी वेरी वेरी अलर्ट, बाकी सब जगह कहीं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। राइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज इन नटशेल, जिसको अपन कहते हैं क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन। आपको मैंने बताया किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में स्पिन कंजर्वेशन वैलिड है, चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है एंड नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कंजर्व होते हैं। राइट लेकिन वहां पर अगर अपन बोले मास कंजर्व नहीं होता है, एनर्जी प्लस मास कंजर्व होता है। सो मॉडर्न फिजिक्स में मास एंड एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं है। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इन हैंडलिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ये आपकी 3 फेमस न्यूक्लियर रिएक्शन है, इनको मैं 1 by 1 थोड़ा सा डिटेल में ले रहा हूं बच्चे, इनको ध्यान दें एंड दिस विल कंप्लीट आवर डे 2। फिर डे 3 में थोड़ा सा और पार्ट है न्यूक्लियर फिजिक्स का एंड विल टेक अप रेडियो एक्टिविटी एंड देन विल मूव टू 2 दिन अपन देंगे इलेक्ट्रॉनिक्स को, वहां पे लॉजिक गेट एंड स्पेसिफिकली ट्रांजिस्टर्स, जिनको हम थोड़ा ध्यान नहीं देते, ट्रांजिस्टर्स पे क्वेश्चंस नीट में आने शुरू हो गए हैं। ओके सो अपन बात कर रहे हैं अल्फा डिके की, इसको ध्यान से समझते हैं। अल्फा डिके बच्चे, अल्फा डिके क्या होता है? दिस इज फाउंड इन हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस जहां पे मास नंबर 200 से ज्यादा होता है। सो दिस डिके, अल्फा डिके। अब अल्फा डिके अभी अभी लिखा, सपोज आई टेक दिस न्यूक्लियस एक्स अंडरगोज अल्फा डिके, तो अगर ये अल्फा डिके तो अपने को y मिल जाएगा, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर decreases by 2 and of course here we can write alpha again He4 2 and plus Q. So this is your equation. अब यहां पे इनकमिंग पार्टिकल की जरूरत ही नहीं है, यानी न्यूक्लियस इतना अनस्टेबल है कि अपने आप ही डिके कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज योर इक्वेशन फॉर अल्फा डिके। कहां पाया जाता है? हैवी न्यूक्लियस में। अब इसमें आपको जो समझना है वो ये है, according to classical physics, alpha decay is not possible। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से बच्चे अल्फा पार्टिकल का डिके पॉसिबल, अल्फा डिके इज नॉट पॉसिबल, बट alpha decay is explained by quantum physics। अपने को बस इतना याद रखना है, क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अल्फा डिके नहीं हो सकता है, तो क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन करती है। कैसे एक्सप्लेन करती है? क्वांटम एक्सप्लेन्ड बाय क्वांटम फिजिक्स थ्रू टनल इफेक्ट। एक इंपॉर्टेंट क्वांटम इफेक्ट है थ्रू, बस नाम याद रख लेना, टनल इफेक्ट या फिर बैरियर पेनिट्रेशन, बैरियर पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन, ये रहा बच्चे। सो अल्फा डिके कहां मिलता है अपने को? दिस इज फाउंड इन हैवी न्यूक्लियस, मेनली जहां पे मास नंबर 200 से ज्यादा हो। तो आप देख रहे हैं अल्फा डिके में क्या हो रहा है बच्चे, मास नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीजिंग बाय 2। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अल्फा डिके नहीं होना चाहिए। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, अल्फा डिके नहीं होना चाहिए। ऑफ कोर्स क्वांटम फिजिक्स कहती है होना चाहिए, और क्वांटम फिजिक्स एक्सप्लेन कैसे करती है? टनल इफेक्ट और बैरियर पेनिट्रेशन। इसको बच्चे मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, इसकी अपने को जरूरत नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ये रहा, यहां पर बात करेंगे जो रिलेशनशिप है Q वैल्यू। जो Q वैल्यू है वो इट इज A-4/A काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
क्यू वैल्यू, ए क्या हो गया, मास नंबर, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब अगर मान लिया मैं एक यहाँ पे छोटी सी नॉर्मल कैलकुलेशन को करूं बच्चे, मैंने ए 200 पकड़ लिया, तो आप देखेंगे क्यू वैल्यू आ जाएगा 196/200 इंटू काइनेटिक एनर्जी अल्फा, एंड दिस इज, आप देखेंगे 0.98%। तो आप देख रहे हैं जो Q वैल्यू अपन लिख रहे हैं, आई जस्ट करेक्टेड, आई मेड अ मिस्टेक, जस्ट आई एम मेकिंग द करेक्शन बच्चे, सॉरी, दिस विल बी काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा दिस साइड, और ये यहाँ पर कहते हैं Q होगा, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, सो वी जस्ट चेंज, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा एंड दिस इज Q वैल्यू, so my apology for the mistake, it should have been the other way, right students? So kinetic energy of alpha is equal to a minus 4 upon a, very very important। इससे आपको ये पता चल रहा है 98% एनर्जी, so alpha particle carries most of the energy इन अल्फा डिके। अब आप इसको देखो ऐसा क्यों हो रहा है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, ये रहा क्यू वैल्यू, जो इस रिएक्शन में, इस न्यूक्लियर रिएक्शन का नाम है अल्फा डिके, इसमें जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो इन दोनों में शेयर हो रही है, इन दोनों में शेयर हो रही है, दैट इज डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल, डॉटर न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। और जरा ध्यान से देखें, P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल, मोमेंटम कंजर्व होगा, पेरेंट न्यूक्लियस रेस्ट पर है, तो ये हो जाएगा P मोमेंटम ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो यहां से एक बात समझ में आई, P अल्फा इज इक्वल टू माइनस P डॉटर, यानी डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के मोमेंटम इक्वल होंगे बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अल्फा पार्टिकल एंड डॉटर न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियर रिएक्शन में ये जो डॉटर न्यूक्लियस है एंड दिस, ये अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, इनके मोमेंटम सेम होंगे, इनके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। और अपने को मैकेनिक्स से एक बहुत सिंपल रिलेशन पता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन 2m, दोनों के मोमेंटम सेम है, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसके पास काइनेटिक एनर्जी कम होगी। कैलकुलेशन अपन ने की है, तो अगर मैं A 200 पकड़ता हूं तो आप देखेंगे बच्चे काइनेटिक एनर्जी जो अल्फा पार्टिकल की है वो 98% है, यानी डॉटर न्यूक्लियस के पास 2% एनर्जी है, 98% एनर्जी अल्फा पार्टिकल के पास है। सो दिस इज इन नटशेल अबाउट अल्फा डिके, ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज फाउंड इन हेवी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसको इस तरीके से लिखते हैं, मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये पॉसिबल नहीं है, बट क्वांटम फिजिक्स इसको एक्सप्लेन करती है थ्रू टनल इफेक्ट और बैरियर पेनिट्रेशन। ये रिएक्शन, ये एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू A माइनस 4 अपॉन A इंटू क्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये आया कहाँ से, लेट्स नॉट डिस्कस अबाउट इट। ये आया है बाय अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड डेफिनेशन ऑफ क्यू वैल्यू। एक डेफिनेशन मैंने आपको क्यू वैल्यू की बताई थी, क्यू वैल्यू ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट स्टूडेंट। तो आप देख रहे हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो अल्फा डिके में डॉटर न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल अपोजिट डायरेक्शन मूव करेंगे, इनके मोमेंटम इक्वल होंगे, मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन अपोजिट है। सो दिस इज हाउ इट विल गो। और ये रिलेशन देखें तो ये बात समझ में आई। तो जैसे जैसे डॉटर न्यूक्लियस का मास बढ़ेगा उसके पास एनर्जी कम होती चली जाएगी। तो जैसे जैसे आप ए की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो आप देखेंगे सो मेनली मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कैरिड बाय अल्फा पार्टिकल। और ये पॉइंट बहुत ही खास है कि अल्फा पार्टिकल क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से नहीं होना चाहिए, राइट स्टूडेंट। देन वी टॉक अबाउट बीटा डिके। बीटा डिके में
नथिंग स्पेशल, सिर्फ बीटा पॉजिटिव डिके में अभी आपको एक बहुत ही खास बात मैंने बताई है, उसको ध्यान रखना है कि डेल्टा एम कैलकुलेट करते वक्त, तो बात कर रहे हैं अपन बीटा डिके। दो तरीके के बीटा डिके हो गए, सो वन इज बीटा प्लस एंड बीटा माइनस। ओके, तो बीटा डिके में दैट इज एक्स ए जेड, अपने को क्या मिल गया, वाई ए जेड माइनस वन positron, so this is called positron, and q, so this is your atomic number decreases by 1, और यहां पर कहते हैं this is x a z, we get y, atomic number में कोई चेंज, सॉरी मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, atomic number increases by 1 plus electron, and this is your q value। तो ये बीटा नेगेटिव डिके हो गया। सो बीटा पॉजिटिव डिके यानी पॉजिट्रॉन डिके, बीटा नेगेटिव डिके नेगाट्रॉन एमिशन, कई बार ये यूज कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 2। अब ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये इनकम्प्लीट हैं, और अभी बताया कि यहाँ पर जब अपन डेल्टा एम लिखेंगे तो अपने को बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ पे डेल्टा एम विल बी mass of x minus mass of y minus 2 mass of electron, और यहां पर कहते हैं डेल्टा m will be mass of x minus mass of y। अब ये जो दोनों मैंने रिएक्शन लिखी है बीटा डिके की, राइट स्टूडेंट, इनमें ना पॉली साहब थे, सो ही इज अ वेरी फेमस। तो पॉली ने इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखा, तो उन्होंने देखा इस इक्वेशन को, बोले इसमें तो स्पिन कंजर्वेशन वायलेट हो रहा है, इसमें चार्ज कंजर्व है, न्यूक्लियॉन कंजर्व है। तो उन्होंने एक बात देखी इस न्यूक्लियर रिएक्शन में, ये जो बीटा डिके अपन देख रहे हैं, तो इसमें स्पिन कंजर्वेशन वायलेट हो रहा था, और उनके पास एक और ऑब्जर्वेशन थी, ये जो बीटा पार्टिकल हैं यानी इलेक्ट्रॉन, ये फिक्स एनर्जी के नहीं है। अभी अपन ने देखा अल्फा डिके में जो अल्फा पार्टिकल निकल रहा है उसकी एनर्जी फिक्स है, जैसे कैलकुलेशन की अपन ने 98%, लेकिन यहां पर जो बीटा पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी तो फिक्स होनी चाहिए। बट व्हाट ही फाउंड एक्सपेरिमेंटली कि बीटा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस था। तो उन्होंने इसीलिए ये जो टॉपिक मैं ले रहा हूं बच्चे, इसको बहुत ध्यान से, इसको बोलते हैं न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। सो दिस इज न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो hypothesis. So it was given by Pauli. So it was hypothesis. तो इसमें दो बातें थी। पहली बात ये थी कि एबो इक्वेशन, एबो रिएक्शन वायलेटेड स्पिन कंजर्वेशन, स्पिन कंजर्वेशन, एक बात तो ये थी। दूसरा ये था एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल was found to be continuous। एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल, कुछ ग्राफ ऐसे मिला, वेरी फेमस ग्राफ लाइक दिस। अगर हम इधर कहते हैं एनर्जी ले लें और इधर नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स ले लें, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स तो ग्राफ वाज फाउंड टू बी लाइक दिस। ये रहा बच्चे, इस ग्राफ को ध्यान से देख लें। तो एनर्जी, जैसे अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको बताया, वो जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी एनर्जी फिक्स नहीं है, जीरो से लेकर के मैक्सिमम वैल्यू। के मैक्सिमम क्या था? EVS। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे सभी की एनर्जी कांस्टेंट नहीं थी। सो देयर वाज अ स्प्रेड, किसी की कम किसी की ज्यादा। देयर वाज अ मिनिमम, मिनिमम वाज 0 एंड देयर वाज अ मैक्सिमम, के मैक्सिमम वाज EVS।
इसी तरीके से ये जो बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं बीटा डिके में, इनकी एनर्जी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। एनर्जी स्पेक्ट्रम वाज फाउंड टू बी कंटिन्यूअस, और ये जो न्यूक्लियर रिएक्शन है इट वायलेटेड स्पिन कंजर्वेशन। इन दोनों बातों ने इशारा किया, पॉली को समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, देयर मस्ट बी वन मोर पार्टिकल। तो इसीलिए उन्होंने क्या दिया, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। ये दो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीटा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है। और ये देखो बच्चे, ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, आप देख रहे हैं एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू, इसको बोलेंगे जो ई मैक्सिमम है, ये Q है, इससे ज्यादा एनर्जी नहीं हो सकती है। इसको बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। ये वर्ड हो सकता है न्यूमेरिकल में मिल जाए, एंड पॉइंट एनर्जी। तो बीटा पार्टिकल का एनर्जी स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस होता है, मैक्सिमम वैल्यू को बोलते हैं एंड पॉइंट एनर्जी। भाई इससे ज्यादा एनर्जी तो बीटा पार्टिकल के पास हो नहीं सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, Q के इक्वल होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, इट इज EVS। तो ये जो दो बातें हैं, पॉली ने फिर न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस दी, एंड देन फिर इसमें करेक्शन हुआ। सो राइट नाउ मुझे ऐसे लिखना चाहिए था, XAZ अंडरगोइंग बीटा पॉजिटिव डिके, तो अपने को बच्चे मिलेगा YAZ -1 बीटा पॉजिटिव डिके। तो यहां से आपको पॉजिट्रॉन मिल रहा है, तो पॉजिट्रॉन मिल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ आपको न्यूट्रिनो मिलेगा, न्यूट्रिनो। सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। आज की तारीख में कोई कंफ्यूजन नहीं है, वी हैव डिटेक्टेड न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। सो दिस इज योर कंप्लीट रिएक्शन फॉर बीटा पॉजिटिव डिके। हुआ क्या बीटा पॉजिटिव डिके में, आप देख रहे हैं प्रोटॉन किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया, एंड दिस इज पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ध्यान दे बच्चे, मैंने बिगिनिंग में आपको पढ़ाया था, दिस इज न्यूट्रिनो। और ये न्यूक्लियर रिएक्शन केवल और केवल कहां होती है, न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। आउटसाइड न्यूक्लियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन में डिके नहीं करेगा। एंड व्हाट इज द फोर्स इन्वॉल्व, वीक फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। तो बीटा डिके में वीक फोर्सेस इन्वॉल्व हैं। रिमेंबर द बिगिनिंग लेक्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज योर न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस गिवन बाय पॉली। दो बातें पॉली के दिमाग में थी, दैट इज ये जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जो हम पहले लिख रहे थे उसमें स्पिन कंजर्वेशन की प्रॉब्लम थी, दूसरा प्रैक्टिकली एनर्जी स्पेक्ट्रम बीटा पार्टिकल का कंटिन्यूअस था। तो इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि अगर हम इसको पकड़ के चलते हैं तो ये जो बीटा पार्टिकल होगा उसकी वैल्यू फिक्स होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी फिक्स होगी। उसके बाद अगर मैं इसको लिखता हूं दैट इज AZ, और ये बीटा नेगेटिव डिके ले रहे हैं, तो आप देखेंगे अगेन मास नंबर रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 एंड वी गेट 0 -1 प्लस एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, राइट। तो आप देखेंगे यहां पर क्या हो रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो। सो अगेन हम इस रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बीटा डिके और बीटा नेगेटिव डिके में कौन से फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, वीक फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, वीक फोर्सेस इन्वॉल्व हैं बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव डिके में, राइट स्टूडेंट। तो ये पॉलीज हाइपोथेसिस हो गई। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को लेकर के मैं आपको बता चुका हूं, चार्जलेस मासलेस, इसीलिए अपन क्या लिखेंगे यहां पर 0 0, यहां पर भी लिखेंगे 0 0, चार्जलेस मासलेस। एंटी न्यूट्रिनो के लिए ऊपर बार बना देते हैं, टू बी ट्रीटेड लाइक फोटोन। एक्सप्रेशंस वही होंगे, E = PC, एनर्जी मोमेंटम में रिलेशनशिप न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो के लिए। नीट और एम्स के लिए मैंने बता दिया चार्जलेस मासलेस, बट आपको बताया था साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि नहीं, देयर इज सम रेस्ट मास, लेकिन अलग अलग एक्सपेरिमेंट में वैल्यूज अलग अलग आ रही है, तो अभी साइंटिफिक कम्युनिटी दे हैव नॉट एग्रीड अपॉन ऑन अ फिक्स वैल्यू। तो रियलिटी यही है कि न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो फोटोन से अलग है, दे हैव सम रेस्ट मास। फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। मॉडर्न फिजिक्स में मासलेस पार्टिकल का मतलब होता है रेस्ट मास 0। तो बच्चे दिस इज बीटा डिके, एंड देन वी हैव समथिंग कॉल्ड, आप देखें
एक और न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो अल्फा डिके, बीटा डिके। बीटा डिके में अपन ने लिया बीटा पॉजिटिव डिके एंड बीटा नेगेटिव डिके, न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस। तो सारी बातों को मैंने बहुत क्लियरली बोर्ड पे कवर कर लिया है। आई होप आप मेरी इन बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे और इनको याद रखेंगे, क्योंकि इस पोर्शन से ऑब्जेक्टिव बन सकता है। राइट स्टूडेंट्स, सो moving to few more points and okay, so we talk about gamma decay. So there is nothing much into it, so you know it is X A Z. So this is a excited nucleus, star बना दिया, X ही रहेगा, no changes in mass number and atomic number, plus you get gamma radiation. ये excited nucleus है, so this is excited nucleus and this is in ground state. तो अपने को पता है जब भी कोई न्यूक्लियस डी एक्साइट होगा इट विल ऑलवेज एमिट गामा रेडिएशन। तो इसमें देखेंगे मास नंबर और कोई चेंज नहीं है एटॉमिक नंबर, और जरूरी नहीं कि सारी एनर्जी एक शॉट में रिलीज हो। सो देयर कैन बी इन मल्टीपल स्टेप्स। ऐसा हो सकता है कि एक्स जो है इट मे कम इन डिफरेंट स्टेजेस लाइक एक्स ए जेड गिविंग अगेन दिस अंडरगोइंग फर्दर it will remain X A Z emitting another gamma photon, so it can be in succession. तो जरूरी नहीं कि सारी एक्सेस एनर्जी एक ही गामा फोटोन में रिलीज हो, इट मे गेट रिलीज इन 2 or 3 गामा फोटोन, सो नो चेंजेस। सो देयर इज नथिंग बिग इन gamma decay, and there is one more reaction I would like to cover over here is K capture, K electron capture। ये न्यूक्लियर रिएक्शन है बच्चे, इसका नाम है। सो इट इज, अब आप देखें कई बार न्यूक्लियस क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ये सब क्यों हो रहा है, जस्ट टू अचीव स्टेबिलिटी। सो दिस इज योर के शेल इलेक्ट्रॉन्स, उसमें 2 होते हैं। ओके, सो दिस इज योर न्यूक्लियस। कई बार क्या होता है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, न्यूक्लियस के शेल के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लेता है। सो इफ इट कैप्चर्स दिस के शेल इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन स्टे नहीं कर सकता है, तो व्हाट विल हैपन, दिस प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस विल एब्जॉर्ब दिस इलेक्ट्रॉन एंड विल गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, एंड विल गेट न्यूट्रिनो। सो अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। तो प्रोटॉन, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर कर लिया, के शेल का इलेक्ट्रॉन है इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। और ये प्रोटॉन जो होगा न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रॉन फॉर्म होगा और न्यूट्रिनो बन जाएगा। तो दिस इज अ न्यूक्लियर रिएक्शन। अब आप देखो यहाँ पे एक प्रोटॉन कम हो गया, तो अगर मैं ऐसा कहता हूं एक्स ए जेड और यहां पे लिख देता हूं के कैप्चर, तो आप लिखेंगे वाई, मास नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा, एंड ऑफ कोर्स यहां पर अपने को ये रहा, दिस इज योर न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर के कैप्चर। आई होप बच्चे इट मेक सेंस। तो ये भी होता है इन सम न्यूक्लियस वी फाइंड के कैप्चर। अब आप देखो बीटा पॉजिटिव और के कैप्चर कॉम्पिटिटिव है, बीटा पॉजिटिव डिके एंड के कैप्चर कॉम्पिटिटिव है, दोनों में चेंजेस सिमिलर हैं। बीटा पॉजिटिव में भी एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1, मास नंबर रिमेन सेम। के कैप्चर में भी मास नंबर रिमेन सेम एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 1। के कैप्चर क्यों कह रहे हैं, बिकॉज के शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस ने एब्जॉर्ब कर लिया एंड इट बिकम्स अ स्टेबल न्यूक्लियाई। अल्फा बीटा गामा डीके क्यों हो रहे हैं, सो दैट डॉटर न्यूक्लियस इज मोर स्टेबल देन पेरेंट न्यूक्लियस। सो पूरा जो एक प्रोसेस है, जो ड्राइविंग फोर्स है, वो स्टेबिलिटी है। एवरी सिस्टम, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे केमिकल हो, चाहे थर्मोडायनेमिकल हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे न्यूक्लियर सिस्टम हो, चाहे बायोलॉजिकल सिस्टम हो, एवरी सिस्टम ट्राइज टू अचीव मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे जो डिके हो रहा है उसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है, न्यूक्लियस स्टेबल होना चाहते हैं।
So that's why these different reactions are taking place, right students? Okay, so alpha decay, beta decay, gamma decay. कुछ एक छोटे मोटे पॉइंट्स हैं दैट यू शुड नो, जो मैं पहले भी बता चुका हूं. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन गामा रेज एंड एक्स रेज. एक्स रेज बच्चे एटॉमिक ओरिजिन की और गामा रेज न्यूक्लियर ओरिजिन की, राइट? कई बार इनकी पेनिट्रेटिंग पावर और आयनाइजिंग पावर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है. एक तो गामा रेज हैव मैक्सिमम penetrating power, इनकी penetrating power मैक्सिमम होती है, बट लीस्ट आयनाइजिंग पावर, अगर मैं अल्फा की बात करूं, दैट इज alpha rays यानी stream of alpha particles have maximum ionizing power but least penetrating power. तो ये बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि अल्फा पार्टिकल स्लोएस्ट हैं. स्पीड के टर्म्स में बात करें तो अल्फा पार्टिकल स्लोएस्ट हो गए और गामा रेज क्या हो गए, स्पीड मैक्सिमम हो गए. बीटा पार्टिकल की स्पीड इंटरमीडिएट है. तो बीटा पार्टिकल आप देखेंगे स्पीड इंटरमीडिएट है, पेनिट्रेटिंग पावर इंटरमीडिएट है, आयनाइजिंग पावर इंटरमीडिएट है. तो ये ध्यान दें, जिसकी स्पीड ज्यादा है बहुत, उसकी आयनाइजिंग पावर कम होगी. अल्फा पार्टिकल मैटर के थ्रू स्लोली मूव करेंगे तो उनका इंटरेक्शन टाइम मैटर के साथ ज्यादा होगा, तो आयनाइजेशन पावर बढ़ जाती है. तो ये कुछ एक ऑब्जेक्टिव के लिए पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान रखेंगे. सो वी कंप्लीट दिस लेक्चर 3 ऑफ डे 2, और डे 3 में अपन जो पहला लेक्चर कवर करेंगे दैट इज रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद फिर विल मूव इनटू डे 4-5 में विल बी कवरिंग दिस थिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें बेसिकली विल बी पुटिंग मोर टाइम ऑन दिस सेमीकंडक्टर फिजिक्स दैट इज ट्रांजिस्टर, जो बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है. तो बच्चे लेट अस क्विकली सम अप. तो आज अपन ने बात की न्यूक्लियर रिएक्शन की, कैसे न्यूक्लियर रिएक्शन को हैंडल करना, एंड particularly these type of nuclear reactions alpha decay, beta decay, gamma decay, K capture, और वो सारे स्पेशल पॉइंट्स, न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो हाइपोथेसिस, एंड पॉली ने जो करेक्शन किया उसको अपन ने देखा. उसके बाद अल्फा डिके में खास बात ये देखी कि क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से अल्फा डिके नहीं होगा. One more interesting thing regarding neutrino and anti-neutrino. Anti-neutrino और इनको डिटेक्ट करना मुश्किल होता है. So just few points if I share with you, that is for neutrino and anti-neutrino. Okay, neutrino को अपन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, anti-neutrino को with a bar. Right students? So आपके लिए क्या हो गए, चार्ज लेस हो गए एंड मास लेस हो गए, राइट? इनकी इक्वेशंस क्या हो गई, E इज इक्वल टू पी सी, एनर्जी और मोमेंटम में जो रिलेशनशिप हो गई, जस्ट लाइक फोटॉन, ठीक है. इंटरेक्शन विद मैटर इज वेरी वीक, इंटरेक्शन विद मैटर इज वेरी वीक, with matter is very weak, interaction with matter is very weak, hence detection is difficult, Okay, just for your, suppose this is earth, so from the outer space, so there is a shower of neutrino and anti-neutrino.
फ्रॉम आउटर स्पेस। और इस वक्त आपको जान के हैरानी होगी, इस वक्त हमारी आपकी बॉडी से मैं लेक्चर ले रहा हूं, एंड नॉट थ्रू माई बॉडी, हम सब की बॉडी पे जो सब लोग अर्थ पर हैं, बिलियंस एंड बिलियंस न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो मेरी बॉडी से पास हो रहे हैं। आपको पता चल रहा है बच्चे? नहीं, मुझे तो नहीं पता चल रहा है। आपको पता चल रहा है? नहीं। यस, इनका मैटर के साथ इंटरेक्शन बहुत ही वीक होता है, इसीलिए इनको डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। सो फ्रॉम आउटर स्पेस ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस देयर इज अ शावर एंड दीज आर पासिंग थ्रू अर्थ, अर्थ के थ्रू पास हो जाते हैं। समथिंग वेरी स्पूकी, भूतिया टाइप का, राइट। सो दिस इज इन नटशेल न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो सिंपली चार्जलेस, मासलेस, एंड प्लीज डू रिमेंबर द रिएक्शन, राइट। सो बिफोर आई क्लोज दिस लेक्चर, एक बार फिर से, न्यूट्रॉन डिके होता है प्रोटॉन में एंड वी गेट इलेक्ट्रॉन एंड वी गेट एंटी न्यूट्रिनो, राइट। एंड प्रोटॉन जब कहते हैं न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो अपने को पॉजिट्रॉन मिला प्लस न्यूट्रिनो मिला। सो वेरी फेमस, एंड रीजन इज वीक फोर्सेस, दैट इज वीक फोर्सेस यहां पर इन्वॉल्व हैं। सो ये आपको देगा बीटा नेगेटिव डिके, तो बीटा नेगेटिव डिके एंड दिस इज बीटा पॉजिटिव डिके। Do remember kinetic energy of alpha particle is A minus 4 upon A into Q। इस चीज का ध्यान दें बच्चे, अल्फा डिके में एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ बीटा पार्टिकल, सो इट इज लाइक दिस। ये जो आप देख रहे हैं, दिस इज एनर्जी, दिस इज नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल, राइट। तो ये ग्राफ आप याद रखें। के कैप्चर और बीटा पॉजिटिव डिके एक दूसरे को कंपीट करते हैं क्योंकि उसमें चेंजेस सिमिलर हैं। सो रिमेंबर दिस थिंग, बीटा पॉजिटिव एंड के कैप्चर आर कॉम्पिटिटिव प्रोसेस। कॉम्पिटिटिव क्योंकि उससे जो न्यूक्लियस में चेंजेस हो रहे हैं वो सेम है, तो ये दोनों कॉम्पिटिटिव प्रोसेस हैं। सो राइट स्टूडेंट, सो सी यू।